ओके, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होती है, प्री टेंडर प्लानिंग क्या है, पोस्ट टेंडर प्लानिंग क्या है। ठीक है, उसमें बताते समय पोस्ट टेंडर प्लानिंग को मैंने आपको समझाया शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है, और अब उसी टॉपिक को हमें डिटेल में समझना है, शेड्यूलिंग क्या होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, समझना होगा आपको मेथड्स उसके और शेड्यूलिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग चैप्टर में शेड्यूलिंग की। ठीक है, मैं आपको फिर याद दिला दूँ, चूँकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होना है, आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, लेकिन जितना हो सके ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखिए। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पॉइंट में, वही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन नहीं आने हैं। वैसे भी ये थ्योरी पेपर है, डिटेल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आपको अप्रोच अपना वैसा रखना है। अगर आप रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। कोशिश करूँगा मैं भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब, शेड्यूल जैसे आपको इससे पहले भी नाम से ही समझ में आता होगा, शेड्यूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को टाइम के आधार पर डिवाइड कर लेना। ठीक है, जैसे जो आपको कॉलेज में मिलता है आपका टाइम टेबल जिसे आप बोलते हैं, वो भी क्या एक टाइप का शेड्यूल है कि आपके दिन भर में 8 लेक्चर चलेंगे। 8 लेक्चर में हर लेक्चर का ड्यूरेशन 50 मिनट या 40 मिनट का होगा, और उस ड्यूरेशन में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, फिर अगले दिन कौन सा होगा, फिर अगले दिन कौन सा होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दिन की प्लानिंग होती है, फिर पूरे वीक की प्लानिंग होती है, और फिर इसी बेसिस पे जब पढ़ाई आपकी होती रहती है तो 3 महीने का एक सिलेबस पूरा प्लान किया जाता है, कितने समय हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसका एग्ज़ाम कराएंगे। वही शेड्यूलिंग होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, दिए गए कार्य को समय के पैमाने पर विभाजित करना शेड्यूलिंग कहलाता है, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा, आप सोचोगे कि टाइम बांटने का फ़ायदा क्या है ना। तो भी हम देखते हैं क्या एडवांटेजेस ऑफ शेड्यूलिंग। भाई फ़ायदा समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि शेड्यूलिंग ज़रूरत क्यों है? तो एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग समझते हैं। सबसे पहली बात तो डिटेल्ड लिस्ट ऑफ वर्क। क्लास में जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको समझाया कि अगर एक 500 किलोमीटर का आप हाईवे बना रहे हो और बिना शेड्यूलिंग के आप बनाओगे तो आपको पता नहीं कि बीच में कितने पुल बनाने हैं, पुलिया का निर्माण करना है, कहाँ रोडें ज़्यादा गहरी हैं, मिट्टी डाल के उन्हें ऊंचा करना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होंगी तो आप शेड्यूलिंग कैसे कर पाओगे और काम अपना कैसे शुरू करोगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो शेड्यूलिंग हम इसलिए करते हैं जिसकी सहायता से हमारे पास एक लिस्ट बन जाए, डिटेल्ड लिस्ट काम की। ठीक, कि हमारे पास रोड तो हमें 500 किलोमीटर की बनानी है, लेकिन इसमें हमारे पास इस पूरे टास्क को हम जो है 10 पार्ट, 15 पार्ट, 20 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने काम को डिवाइड कर लिया तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क। भाई एक तो मोटा मोटा टाइम है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि भाई 500 किलोमीटर की जो रोड है ये आपको 2 साल या 3 साल में आपको कंप्लीट करके देनी है। ठीक, चलिए आपने काम ले लिया कि 3 साल में हम कंप्लीट करके देंगे, लेकिन उसमें इंडिविजुअल आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बताया कि 10 टास्क, 15 टास्क हैं, तो एक एक टास्क को कितना समय लगेगा। ठीक, जब तक आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि एक एक टास्क को कितना समय लगेगा, तब तक आप अपना काम स्पीड अप नहीं कर पाओगे, तेज़ी से नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लिस्ट ऑफ वर्क भी इंपॉर्टेंट है और एक वर्क में कितना टाइम लगेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगला चीज़ क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वर्क। ठीक, मतलब कोई 2 काम, 3 काम या 4 कार्य जो होने हैं उनका आपस में निर्भरता कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई घर मकान अगर आप बना रहे हैं तो हवा में तो छत पड़ती नहीं, छत बनाने के लिए आपको पहले पिलर का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये हुआ ना कंफर्म कि जब तक आप पिलर नहीं बनाते आप छत नहीं डाल सकते। ठीक है, तो क्या हुआ कि छत डालना निर्भर किया पिलर के ऊपर, जब पिलर कंप्लीट होगा तब छत डलेगी। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि कैसे एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है।
ठीक है। तो हो सकता है कि पिलर बनाने में जो उपकरण इस्तेमाल हो रहे हों उनको कहीं और भी आपको इस्तेमाल करना हो, तो उसके आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत हमें कब कब पड़ेगी। ठीक। बिगनिंग ऑफ टास्क एंड एंडिंग ऑफ टास्क। बिगनिंग ऑफ टास्क एंड एंडिंग ऑफ टास्क का मतलब क्या हुआ? जैसे आप मान लेते हैं कि एक सोसाइटी बना रहे हो जिसमें कई सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी है, 3 या 4। तो भाई अगर एक जगह पिलर बन रहे हैं तो दूसरी जगह हो सकता है छत पड़ रही हो, ठीक। और फिर जब तीसरी जगह पिलर बन रहे हो तो चौथी जगह छत पड़, तो उस केस में आप जो है अपने काम को शेड्यूल कर सकते हैं कि कौन सा काम कब शुरू हो रहा है, कौन सा काम कब खत्म हो रहा है। तो अगर एक जगह काम पिलर का चल रहा है, उसमें इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, दूसरी जगह छत का चल रहा है, तो छत के बाद फिर उसमें पिलर बनेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप क्या करोगे? उधर छत का काम पूरा हुआ और उधर पिलर बनना है, तो इधर वाला सामान उठा के उधर ट्रांसफ़र किया और उधर वाला सामान उठा के इधर ट्रांसफ़र किया। उससे क्या हो गया? तो आपकी जो इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई या मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, वो क्या होगी? बच जाएगी और आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो इस वजह से क्या है, बिगनिंग ऑफ टास्क और एंडिंग ऑफ टास्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन ईच स्टेज। भाई शेड्यूल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना आपको मटेरियल की ज़रूरत है हर स्तर पर। हर स्तर पर हर तरीके की मटेरियल ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है स्टोरेज आपके पास सीमित मात्रा में होता है। भाई आप किसी भी साइट पर अगर सीमेंट ला करके रख दोगे बहुत ज़्यादा और आपके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं, भंडारण नहीं है, सुविधा पर्याप्त, तो क्या होगा? बारिश आएगी या कुछ और होगा, भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो लॉस किसका है? आपका है। इस वजह से कौन कौन से मटेरियल की कब आवश्यकता है और किस इक्विपमेंट की कब आवश्यकता है, ये भी आपको शेड्यूलिंग के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ठीक है, ये सारे फ़ायदे हैं, समझ में आते हैं। तरीके क्या हैं, मेथड क्या हैं शेड्यूलिंग करने के? तो 3 मेथड हैं, ठीक, जिसमें बार चार्ट, CPM और PERT। CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इनके इसका तो हिंदी नाम है, ठीक है, क्रांतिक पाथ मेथड विधि। और इसका कोई ऐसा कुछ हिंदी नाम नहीं है, आप इंग्लिश याद करिए, एग्जाम में भी इंग्लिश लिख के ही आता है, ठीक है। हमेशा CPM PERT ही मैंने एग्जाम्स में देखा है, मैंने कभी भी क्रांतिक पाथ मेथड बहुत कम लिखा हुआ मिलता है, तो कोई बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप CPM और PERT ही समझिए, ठीक। अब है कि आपके सिलेबस में जो आपका पुराना सिलेबस था वो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा फिर से सिलेबस को। क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT मेथड की सिर्फ थ्योरी बेसिक समझना है आपको, डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में। अगर डिटेल होगी मैं देखता हूं तो अगली बार मैं आपको क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन मेथड डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं क्या आपको बार चार्ट समझा रहा हूं कि बार चार्ट मेथड होता क्या है। ये दोनों बच रहे हैं आपके, वैसे भी समझाना है लेकिन इनकी डिटेल में जाना है कि नहीं ये मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बार चार्ट मेथड क्या हो गया? बार चार्ट मेथड को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक। 3 मेथड है, बार चार्ट, क्रिटिकल पाथ और प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक यानी कि PERT, ठीक है। क्या होता है बार चार्ट मेथड, देखते हैं। बार चार्ट में क्या होता है कि हम एक चार्ट बनाते हैं, इसको बार चार्ट या गैंट चार्ट भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें नीचे के साइड होता है डेज और इधर होता है वर्क। क्या वर्क? A, B, C, D, E और F। यहाँ क्या है? ये है 0 डेज, ये हो गया 10 डेज, या फिर इसको हम वीक कर लेते हैं, डेज की जगह वीक ज़्यादा अच्छा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14 होना चाहिए था, 16 कर दिया मैंने। चलिए हटाइए, उससे जो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, जिसे समझाना है वो मतलब है, ठीक। अब क्या किया आपने, इसको जो है सेगमेंट में बांट लिया। हुआ क्या कि अब मान लेते हैं कि वर्क ए के वर्क को कंप्लीट होने के लिए आपने निर्धारित किया था कि 4 हफ्ते में हमारा ए काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर बी काम हमारा दूसरे हफ्ते से शुरू होगा और छठे हफ्ते या 8वें हफ्ते तक
कंप्लीट हो जाएगा। सी कार्य हमारा यहाँ शुरू होगा, यहाँ कंप्लीट होगा, डी हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरीके से ई हमारा यहाँ तक जाएगा और एफ हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से शेड्यूल किया गया समय है। इतने समय में हम इतने हफ्तों में यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ ख़त्म होगा। मतलब पहले हफ्ते में शुरू हुआ ए वर्क, चौथे हफ्ते तक जाके ख़त्म हो गया। बी वर्क जो है हमारा दूसरे हफ्ते, मतलब पहला हफ्ता ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ और 8वें हफ्ते के पहले जाके ख़त्म हो गया। तो इस आधार पे आपको डिवाइड कर देना होगा। लेकिन क्या जो हम पहले से शेड्यूल मान के चलते हैं उस पर काम कंप्लीट होते हैं? कभी कभी होते हैं, कभी कभी लेट होते हैं, कभी कभी पहले होते हैं। तो उस आधार पे आप एक और बार बनाओगे यहाँ पर जो कि दिखाएगा कंप्लीट। कहने का मतलब ये टास्क 2 हफ्ते में असाइन किया गया था लेकिन और जल्दी हो गया, 4 हफ्ते में असाइन किया गया था सॉरी, तो और जल्दी हो गया। ये टास्क 4 हफ्ते जो समय दिया गया था उससे ज़्यादा में कंप्लीट हुआ। ठीक, उसी तरीके से ये टास्क लेट शुरू हो पाया और लेट में ख़त्म हुआ। उसी तरीके से ये टास्क लेट तो शुरू हुआ लेकिन समय पर ख़त्म हुआ। ठीक, तो ये जो आप शेड्यूलिंग करते हो इसको बार चार्ट शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ कमियां हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना था कि क्या होती है शेड्यूलिंग, उसके एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या मेथड है शेड्यूलिंग के। बार चार्ट समझ लिया आपने, अब बार चार्ट की क्या कमियां हैं उन पे हम बात करेंगे। तभी क्यों सीपीएम मेथड का यूज़ करते हैं, फिर क्यों सीपीएम मेथड नहीं अच्छा है कि अब क्यों पर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले देख लेता हूँ मैं सिलेबस, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।